जी बंधुओं नमस्कार। आज आप सबके बीच मैं फारूक अब्दुल्ला के बयान और पश्चिमोत्तर भारत को केंद्र बिंदु मानकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यह चर्चा इसलिए जरूरी प्रासंगिक है क्योंकि वर्षों वर्ष से भारत को तोड़ने, बांटने, खंडित करने और विद्रूप स्थिति में पहुंचाने का निरंतर प्रयत्न होता आया है, हो रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस आलोक में हमें इस बात की चर्चा करनी है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त करने के कारण चीन आक्रामक मुद्रा में आया है, सीमा पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, भारत पर आक्रमण करना चाहता है, जम्मू कश्मीर, गलवान घाटी, अक्साई हिंद, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक डोनेटेड कश्मीर, इसको वह लक्ष्य करके मुद्दा बनाकर कार्य कर रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट है और इस बात को कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं और कोई संकोच नहीं है कि भारत को तोड़ने, बांटने और खंडित करने का चक्र सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, लेकिन उसका व्यवस्थित प्रयास जो आरंभ हुआ वो 1857 से आरंभ होता है। उसका पहला पड़ाव है 1857 नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी का छठा दशक, जब गंगाधर नेहरू को दिल्ली सल्तनत का अंतिम कोतवाल बनाया जाता है। ए.ओ. ह्यूम के माध्यम से, ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से, लक्ष्मी नारायण नेहरू के प्रयास से गंगाधर नेहरू बनते हैं। 1861 में मोतीलाल नेहरू का जन्म होता है। 1883 में कार्ल मार्क्स द्वारा भारत के लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि कांग्रेस नाम का एक संगठन भारत में होना चाहिए और वह कांग्रेस नाम का संगठन ऐसा होना चाहिए जो दिखने में तो भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा हो, भारत के लोगों की और भारत देश के हितों की रक्षा करने वाला संगठन दिख रहा हो, लेकिन वास्तविक अर्थों में वह संगठन अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने वाला हो, अभारतीय विचारधारा के हितों की रक्षा करने वाला हो। ऐसी कोई भी विचारधारा जो अभारतीय होगी और भारत में अपनी जड़ें जमा लेगी, मजबूत कर लेगी, तो हमारी विचारधारा वहाँ स्थापित करना हमें आसान होगा। और इसलिए कार्ल मार्क्स 1875 से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय 1883 तक बार बार यह बात कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं और इसी नाते थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो स्थापना कराते हैं अपनी रूसी शिष्याओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और उस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बाद में उन्हीं के प्रयासों द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हिंदुस्तान में, दक्षिणी भारत में स्थापित कर दिया जाता है। आरडीआर में, जो अब इस समय वर्तमान आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जिसे आप कहते हैं, उस इलाके में आरडीआर में स्थापित कर दिया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को आज भी लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, उसकी गतिविधि और उसकी रूपरेखा, उसकी प्रस्तावना जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और उसी कार्ल मार्क्स के आधार पर कार्ल मार्क्स ने जो सुझाव दिया था सर सैयद अहमद को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, ए.ओ. ह्यूम को और मोतीलाल नेहरू को, ये सुझाव
सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का आधार प्रदान करता है। यह वही कालखंड होता है जो कालखंड 19वीं शताब्दी के आखिरी जो अर्ध शताब्दी है, उस कालखंड में सारी रूपरेखा और योजना रचना बन जाती है। और उस कालखंड में मैं किसी वर्ष का उल्लेख तो नहीं करना चाहता, लेकिन पहली जनगणना, अधिकृत जनगणना जो भारतवर्ष की हुई थी, उसके अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि चीन का क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32 लाख कुछ हजार वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन का कुल क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह क्षेत्रफल, यह जो भू भौतिकी की स्थिति है, उस स्थिति के आलोक में आप विचार करेंगे तो इतना बड़ा भूभाग भारत का लगभग 49-50 लाख वर्ग किलोमीटर कब कहाँ कैसे गया, किसके द्वारा गया, कौन उसका नियोजन करने वाला था, कौन उसकी प्लानिंग करने वाला था, कौन उसकी सुरक्षा करने वाला था, कौन कितना मजबूत था, कौन कितना कमज़ोर था, इसकी जब विस्तार में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो मानसिकता इसमें जिम्मेदार रही है जो वास्तविक अर्थों में अपने आप को कहती तो भारत की है, लेकिन भारत के हितों की रक्षा करना, भारत के मूल्य, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना उसका हेतु नहीं रहा है। और इसी आलोक में जब कोई व्यक्ति कहता है कि बाई बर्थ आई एम हिंदू, बाई कल्चर आई एम क्रिश्चियन एंड बाई रिलीजन आई एम मुस्लिम, इसका आशय बहुत स्पष्ट है। किसी मत, पंथ, मजहब का विरोध करना या उसको प्रश्रय देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा को आधार बनाकर इस दृष्टि से कार्य करना निश्चित रूप से बुरा है। और बुरा इसलिए है कि जब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं बार बार कि अगर 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हमारी विचारधारा भारत जैसे देश में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में स्थापित हो जाती है, 21वीं सदी में हमारी विचारधारा भारत जैसे देश में सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में, आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित हो जाती है, तो इसका मतलब है हमारी विचारधारा भारत की सनातन पंथी विचारधारा को पूरी तरह समाप्त करने में समर्थ होगी, शून्य करने में समर्थ होगी। और जब शून्य करने में वहां समर्थ होगी तो पूरी दुनिया पर हमारी विचारधारा जो अमानवीय विचारधारा है, हमारी विचारधारा जो पशुतापूर्ण विचारधारा है, वह विचारधारा स्थापित हो जाएगी। और आज वर्तमान समय में आप जब देखिए कि महिषासुर मर्दिनी के वनस्पत, जब महिषासुर की पूजा करने का विधान और प्रचलन आया है, जब उसके पक्ष में बात करने वाले लोग आ खड़े हुए हैं, जब रावण को महिमा मंडित करने की बात आ चली है, प्रकट की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में आप उस मानसिकता को, कार्ल मार्क्स के उस पृष्ठभूमि को, कार्ल मार्क्स के उस दृष्टिकोण को आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और इस बात को अपने आंदोलनों में लेनिन और स्टालिन 1912 से लेकर 1915, 16, 17 तक लगातार इस बात को दोहराते हैं जो कार्ल मार्क्स कहते हैं। स्टालिन के बहुत क्लोज और निकटवर्ती थे जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और वे पूरी मानसिकता उनकी जो थी, वो पूरी मानसिकता उसी आलोक में वो सारी चीजों को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, विचार कर रहे थे। और अपना जो निजी हित है, वो निजी हित इतना प्रमुख हो गया कि उस निजी हित के कारण देश, समाज और राष्ट्र का हित तिलांजलि दिया जाने लगा। हम कैसे महिमा मंडित हो जाएं, हम कैसे आगे बढ़ जाएं, सत्ता, सरकार और व्यवस्था कैसे हमारे अनुसार संचालित हो, इस बात को करना उनके लिए बहुत आसान हुआ। और उस आसानी को ग्रहण करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए बहुत आयत लोगों का सहयोग लिया। फारूक अब्दुल्ला और उनकी पीढ़ी और उनका परिवार उसी दृष्टि से उनका सहयोग करता रहा। और जो अंतिम लक्ष्य था, जो भारत को एकदम कमजोर कर देने वाला जो अंतिम लक्ष्य था, अंतिम व्यवस्था थी, वो पश्चिमोत्तर भारत
उसका एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा वातावरण, खालिस्तान को प्रश्रय देने का जो वितंडावाद खड़ा किया गया, जम्मू कश्मीर को जो टुकड़े टुकड़े विभाजित करने की बात की गई, पाकिस्तान का जो विखंडन हुआ, उसके बाद ये जो समूचा वातावरण, समूचा कैनवस बदला, उस कैनवस को बदलने में जब ये सारा तंत्र इन्वॉल्व हुआ, उसको तोड़कर अलग कर देने की पद्धति बनी, उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत सकारात्मक हुई। जब 1971 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया, 1969, 70, 71 में अपने अंतिम समय में माओ त्से तुंग बहुत सक्रिय थे। 1976 में उनका देहावसान होता है, लेकिन अपने कार्यकाल में वैचारिक दृष्टि से उन्होंने ये जो अधिरचना, ये जो स्वरूप खड़ा किया, वह स्वरूप इस आधार पर खड़ा किया इंदिरा गांधी के विभाजन के बाद कि पश्चिमोत्तर जो भारत का क्षेत्र है, उसको बहुत सारी सिचुएशन और तंत्र को लेकर, जो पामीर की गांठ का और मध्य एशिया का इलाका है, उसके प्रभाव में लेकर और चीन के इर्द गिर्द उसको स्थापित करके उस पूरे क्षेत्र को लेकर पश्चिमी क्षेत्र को, पश्चिमोत्तर भारत को अलग खंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। और उसी माओ से तुंग की एक दूसरी योजना थी कि बंगाल और पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में हम उसको तोड़कर एक बृहत्तर पूर्वोत्तर भारत को अलग करके एक ऐसा राज्य स्थापित करें, और वह राज्य स्थापित करने में जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को बांटा गया, उस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का जो प्रतिशोध है, वह प्रतिशोध पूरी तरह पूरा हो। और यह माओ त्से तुंग की जो विचारधारा थी, जो बात थी, इसमें वामपंथ, चाहे वो साम्यवाद के रूप में हो, चाहे मार्क्सवाद के रूप में हो, चाहे कम्युनवाद के रूप में हो, चाहे समाजवाद के रूप में हो, चाहे नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे आतंकवाद की, उसकी विद्रूपता जैसे ही सघन होती जाती है, वह विद्रूपता क्रमशः मार्क्सवाद से कम्युनवाद, कम्युनवाद से साम्यवाद, साम्यवाद से माओवाद, माओवाद से नक्सलवाद, नक्सलवाद से आतंकवाद, उस सभी दिशाओं में जाती है। और उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी भूमिका, कोई भी मार्ग और कोई भी रास्ता चुनना उचित मानते हैं, उचित बताते हैं। और उस मानसिकता के सच्चे पोषक अगर भारत में कोई था, सच्चा पोषक कोई था, तो एक साथ यह बात बहुत शिद्दत से समझने की है कि एक साथ भारत में इन दोनों मानसिकता को स्थापित करने का कार्य ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम वे कुंजी थे जो पूरी तरह नेहरू परिवार को अपने अनुसार संचालित करने, अनुसार चलाने और अपने अनुसार बनाने और बिगाड़ने के स्वरूप और स्थान पर ले जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। और खड़ा इसलिए कर दिया, आप तथ्य रिकॉर्ड, मैं इसको कोई प्रमाण पत्र या सबूत अभी देने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन तथ्य और प्रमाण और तर्क यह प्रमाणित करते हैं कि गंगाधर नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के पिताजी 34 वर्ष की आयु में देहावसान होता है उनका, और अपने देहावसान के 15-16 महीने पहले से वो ऑन बेड रहते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, असाध्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं। उस दौरान और 1854 से लेकर लगातार उनके अंतिम समय तक उनके सबसे जिगरी दोस्त, पारिवारिक मित्र और क्लोज मित्र कोई था तो वही ए.ओ. ह्यूम थे, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम और गंगाधर नेहरू में 2 वर्ष का मात्र अंतर था। ए.ओ. ह्यूम का उन दोनों के परिवार में पारिवारिक रूप से आना जाना था, पारिवारिक मित्रता थी, परिवार का एक दूसरे से मेल जोल बहुत अधिक तगड़ा था। और गंगाधर नेहरू की 5 संतानें थी, 3 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं। मोतीलाल नेहरू उसमें से 5वीं संतान थे। मोतीलाल नेहरू गंगाधर नेहरू के निधन के 6-7 महीना बाद पैदा हुए। उनके निधन के 1.5 साल पहले लगभग 15-16 महीने तक गंगाधर नेहरू ऑन बेड थे, बिस्तर पर थे। ये सारे तर्क आप जब
इन तर्कों पर, इन तथ्यों पर, इन सूचनाओं पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मोतीलाल नेहरू गंगाधर नेहरू के ज्यादा निकट फिट होते हैं कि ए.ओ. ह्यूम के ज्यादा निकट फिट होते हैं। आप तर्क और रिकॉर्ड आपको वहां ले जाएगा कि वो पूरी तरह गंगाधर नेहरू के नहीं, ए.ओ. ह्यूम के निकट फिट होते हैं। फिट होने का एक और भी कारण है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस 1857 के विद्रोह के बाद ए.ओ. ह्यूम बहुत सक्रिय हो गए। सर सैयद अहमद के क्लोज आए। 1859 में ही सर सैयद अहमद ने गुलशन कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 59 में गुलशन कॉलेज और 61 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में आकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। वो ए.ओ. ह्यूम 3 भाई और 2 बहनों में से बाकी के बड़े जो चारों हैं उनको कोई लिफ्ट नहीं देते, उनको कोई अवसर नहीं देते, उनको कोई महत्व नहीं प्रदान करते और मोतीलाल नेहरू के वयस्क होने की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करते करते जब 19 साल उनकी अवस्था मोतीलाल नेहरू की 19-20 साल की हो जाती है, तब फिर 1880 में वो पूरी तरह सक्रिय होते हैं, कार्ल मार्क्स के संपर्क में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव इसीलिए टाल दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। अन्यथा 1859-60 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन, जिसको सेफ्टी वाल्व अंग्रेजों के लिए कह सकते हैं, वो संगठन स्थापित हो गया होता। ये बहुत सुनियोजित और प्रायोजित था, क्योंकि 1885 में जो संगठन स्थापित हुआ उसके 3 वर्ष बाद 1888 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। उसी 1888 में सर सैयद अहमद पहली बार मांग कर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक है, यानी हमारा समुदाय है, हमारे समुदाय के हितों की रक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। वो सर सैयद अहमद प्रश्रय देते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस नाते, क्योंकि वही ए.ओ. सर सैयद अहमद हैं जो 1875 में जन्मे ए.ओ. ह्यूम को और वर्तमान इरफान हबीब के ग्रैंडफादर मोहम्मद शमीम को ट्रेनिंग देते हैं, एक तरह से अपना स्थानापन्न बनाते हैं। और 1892 में जब उनका देहावसान 1898 में जब उनका देहावसान होता है, तो ये दोनों लोग सर सैयद अहमद का पूरा उत्तराधिकार संभालते हैं, आगे ले चलते हैं। ये ए.ओ. ह्यूम, सर सैयद अहमद और मोतीलाल नेहरू एंड कंपनी की जो तिकड़ी है, ये वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर एक ऐसी तिकड़ी है, एक ऐसी योजक कड़ी है, जो कड़ी केवल और केवल भारत की सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक विरासत को तोड़ने और खंडित करने, विखंडित करने, छिन्न भिन्न करने में विश्वास करती है। और इस तिकड़ी से निकलने वाली 2 प्रकार की विचारधारा बनती है, और वह विचारधारा आप पूंजीवादी विचारधारा के आलोक में उसको नहीं ले जा सकते, शेष दुनिया की विचारधारा के आलोक में नहीं ले जा सकते। उसको सेकुलरिज्म का आवरण आप पहना सकते हैं, उसको मार्क्सवादी, साम्यवादी, माओवादी, आतंकवादी आवरण आप पहना सकते हैं। यानी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म नाम का एक खोल है, एक केंचुल है, जिस केंचुल के अंदर साम्यवाद, वामपंथ या माओवाद या नक्सलवाद या आतंकवाद जैसा विषैला सांप निवास करता है। और जब वो मतांध होता है, मतवाला होता है, तो वो केंचुल छोड़ता है। जब केंचुल छोड़ता है तो वह कहीं आक्रामक स्थिति में आता है, उसका वास्तविक रूप दिखता है, हिंसक रूप दिखता है, विद्रूप रूप देखता है, विकराल चेहरा दिखता है, भयावह चेहरा दिखता है, अमानवीय कुत्सित चेहरा दिखाई पड़ता है। यह भारत को बांटने की, भारत को तोड़ने की, भारत को खंडित करने की बहुत सुनियोजित साजिश है। और इस साजिश के पीछे भारत कितना सफल होता है आने वाले समय में, कितना नहीं, यह तो अलग से चर्चा का विषय है। लेकिन जो परिस्थिति क्रिएट आज की गई है, उस परिस्थिति में अगर सत्ता परिवर्तन 14 में न होता,
तो निश्चित रूप से उनकी योजना 100% आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में फलीभूत होती और निश्चित रूप से 2040 तक पश्चिमोत्तर भारत का जो वर्तमान, जिसको आप पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, वह भारत से अलग परिस्थिति उसकी उत्पन्न हो जाती। जिसको आप पूर्वोत्तर भारत कहते हैं इंक्लूडिंग पश्चिमी बंगाल, उसकी परिस्थिति भारत से भिन्न हो जाती, अलग हो जाती, यह तय है। इसलिए भारत की जनता, भारत के लोग जो सही अर्थों में भारतीय हैं, उनको इस बात पर बहुत संजीदगी से और विस्तार से विचार करना होगा कि केवल सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए लोग, उन लोगों द्वारा पैदा की गए वैमनस्य का भाव, तोड़ने और बांटने का विचार, जातिवाद को इस तरह से विद्रूप स्थिति में फैलाने का जो विचार है, वह विचार स्वयं उनके हित में, स्वयं भारत के हित में, स्वयं उनके परिवार के हित में और जिसको वो अपनी जाति, परंपरा और मूल्य कहते हैं, उनके हित में नहीं है। वो कितने कष्ट में आएंगे जब ये देश टूटेगा, जब ये कष्ट, यह देश विखंडित होगा, तो उनको एहसास होगा। नौखाली के दंगे में आप जाइए, 1947 के विभाजन के बाद जब भारत बाहर से लोग आ रहे थे और महिलाओं की, बहु बेटियों और माओं के साथ दुर्व्यवहार जो हो रहा था, वो कितना बीभत्स, क्रूर और भयानक था। इस बात को बहुत व्यवस्थित तरीके से समझने और जानने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला का बयान कि हम 35 धारा 370 और 35A को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, यदि इसको हटाया गया है तो चीन इसीलिए आक्रामक हुआ है और चीन आक्रामक हुआ है, हम उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं, यदि हमको आवश्यकता पड़ी तो चीन का हम सहयोग प्राप्त करेंगे। यह वही मानसिकता है जो मानसिकता सेकुलरिज्म का खाल ओढ़कर आतंकवाद की घटना का अंजाम देती है, आतंकवाद को प्रश्रय, पल्लवित और पोषित करती है। यह टुकड़ों में बांटना और टुकड़ों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करना जानती है। ये जानती है कि यदि पाकिस्तान अलग हुआ है तो चाहे वो गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका हो, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, चाहे पाक डोनेटेड कश्मीर हो, चाहे अक्साई हिंद का इलाका हो, चाहे गलवान घाटी हो, चाहे POK हो, चाहे क्या कहते हैं पाकिस्तान के चारों हिस्से हों, चाहे वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, ये जितने भी टुकड़े 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 दिखाई पड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े भारत के कलेजे को टुकड़े होंगे और इनको हम अपने आगोश में आसानी से ले पाएंगे। आगोश में लेकर उसके अनुसार हम व्यवहार कर पाएंगे। अन्यथा एक देश में, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नमक खाते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश के अनुसार संचालित होते हैं, उस देश की इस परिस्थिति और इस मानसिकता को यदि आप नहीं समझ रहे हैं कि वह देश का हित आपके कार्य व्यवहार से नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है, तो कैसे नहीं आपको कोई देशद्रोही माने, कोई आपको देशद्रोही क्यों न कहे। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और इस नाते यह जो कहा जाता है कि चीन एक कॉरिडोर बना रहा है, जो कॉरिडोर एक तरह से नमगा पर्वत और नमचा बरवा के माध्यम से हिमालय पर्वत के उत्तरी हिस्से को बंगाल अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जोड़ता है, ठीक वही प्लानिंग अरब सागर से लेकर हिमालय के दक्षिणी हिस्से से होता हुआ एक कॉरिडोर ये बंगाल की ओर तरफ जोड़ना चाहते हैं। और उस प्लानिंग में पूरी तरह चीन शामिल है। चीन ही शामिल नहीं है, भारत की सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के खोल में बैठा हुआ वो साम्यवाद, वो माओवाद, वो आतंकवाद, वो नक्सलवाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए सन्नद्ध है, सचेष्ट है, लगा हुआ है। इस दृष्टि से हम जब इस बात के गहराई में जाते हैं तो पीड़ा और तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और वह पीड़ा और तकलीफ जब होती है
तो उसको किसी न किसी रूप में समाधान करना केवल और केवल सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होता, वह समाज का, लोगों का, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं उनका, यहां की जनता का, अपने देश को प्रेम करने वाले लोगों का, अपनी पूर्व की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के संरक्षण का जिनका उत्तरदायित्व है, उनकी भी ये पहली प्राथमिकता है कि लोगों के भ्रम में, लोगों के बहकावे में, लोगों के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र में शामिल न होकर वे भारत के हितों की, भारतीय मूल्यों के हितों की रक्षा के लिए सन्नद्ध हों, आगे आएं और यह प्रयास करें। भारत को तोड़ने का मैं अपने अगली कड़ी में परसों इस बात की चर्चा करूंगा कि पूर्वोत्तर भारत और ममता बनर्जी का जो बयान और कार्य है उसके आलोक में और विस्तार से इसकी दूसरी कड़ी की मैं चर्चा करूंगा। आज उन 4 कारणों का उल्लेख करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। पहला, कि इस देश को विभाजित करने का पहला सुनियोजित षड्यंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। सेफ्टी वाल्व के रूप में उसका उपयोग किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 तरह के लोग शामिल हुए। एक वे लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिडन एजेंडे को ठीक से जानते और समझते थे, चाहे वो उमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे ओयो हुम हो, चाहे सर सैयद अहमद हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो और न जाने कितने लोग हों। लेकिन एक ऐसे भी लोग थे सच्चे भारतीय जो जानते थे, जिनको लगता था कि इससे देश के हित की रक्षा होगी, देश को आजाद कराने में सहयोग मिलेगा। ऐसे चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, दादा भाई नौरोजी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, मदन मोहन मालवीय हों, रविंद्रनाथ ठाकुर हों, स्वातंत्र वीर सावरकर हों, ऐसे असंख्य नाम दूसरी श्रेणी के लोगों के हैं जिन लोगों ने सच्चे अर्थों में इस संगठन से जुड़कर देश को आजाद कराना चाहा। लेकिन वहां उनकी 2म दर्जे की नागरिकता हुई और उस 2म दर्जे की नागरिकता के कारण परिस्थिति बहुत भिन्न हुई। और जब 1902 में इन लोगों को इस विषय का आभास होने लगा तो उसी आभास के कारण वे अतिशय सतर्क और सन्नद्ध हो गए और उसी नाते मुस्लिम लीग की स्थापना उन लोगों ने की। उसका प्रश्रय इसी सेकुलरिज्म टाइप के लोगों, इसी सेकुलरिज्म प्रकार के लोग जो उस समय थे, उन लोगों ने वहां अमली जामा पहनाया। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये वेल प्लान्ड है। 1875 में मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म होता है। 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1861 में एक साथ, ये देखिए, ये दोनों तरह के लोगों का जन्म होता है। 1861 में महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म होता है। 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है। 1861 में मोतीलाल नेहरू का जन्म होता है। एक तरफ मोतीलाल नेहरू है जो हिडन एजेंडे के हिमायती, हिडन एजेंडे के प्रायोजक हैं। एक तरफ वे लोग हैं मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग जो हिडन एजेंडे को नहीं समझते, वो समझते हैं कि वास्तव में भारतीय हितों की रक्षा के लिए हो रहा है। यह पहली सुनियोजित साजिश थी। 4 प्रकार का कार्य किया गया। दूसरी साजिश, एक थीसिस जो डेवलप की गई कि भारत में 2 तरह की रेस है, एक आर्य है, एक द्रविड़ है। आर्य बाहर से आए हैं और द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं। इनको बांटो, इनको तोड़ो, इनको खंडित करो, इनको अलग अलग बताओ। कहो कि वो गोरे हैं, वो काले हैं, कहो कि वो अपर कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट हैं। इसको ये बताने की कोशिश की गई। इन अज्ञानियों, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि कर्क रेखा के उत्तर जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम होता है, कर्क रेखा के दक्षिण अपेक्षाकृत तापमान अधिक होता है, और इस नाते उस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे अपेक्षाकृत वो थोड़े, उनका रंग मैला होगा, उनका रंग थोड़ा सांवला होगा। और जो ऊपर शीत प्रदेशों में रहते हैं या एयर कंडीशनर में रहने वाले लोगों को आप देखिए, और जो धूप में रहते हैं उनको देखिए, वो अंतर दिखाई पड़ता है अपने आप। तो वो लोकेशनल अवस्थितिगत भेद है। उस अवस्थिति, जो दक्षिण में रहते थे, कर्क रेखा के दक्षिण में वो द्रविड़ थे, जो उत्तर में रहते थे कर्क रेखा के उत्तर हिमालय पर्वत तक, वो आर्य कहे गए। और इस नाते
आर्य और द्रविड़ लोकेशन का अवस्थितिगत भेद है। ये दो प्रजातियां नहीं हैं, इनके पूर्वज एक ही है। जैसे एक पिता की दो संतान हो और एक संतान इस दिशा में रहती हो, एक संतान इस दिशा में रहती। जब बंटवारा होगा या दो भाई जब अपना अपना घर बनाएंगे तो उनका दो स्थान बदल जाएगा। यह विभाजन का एक दूसरा सुनियोजित यह थीसिस स्थापित करके करने की कोशिश की गई। एक तीसरी कोशिश की गई जो कार्ल मार्क्स के एजेंडे के अनुसार थी कि भारत वर्गों में विभाजित है, जातियों में विभाजित है और उन जातियों में कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। गरीब और अमीर भारत में जाति का कोई विभाजन न तो जो कहते हैं कि यह मनुस्मृति की देन है, महाराज मनु ने बनाया, यह पूरी तरह झूठ और बकवास है। आज भी जाति के आधार पर आप कहीं व्यवहार करते हैं क्या? आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, मोची कोई काम कर रहा है मोची का, आप पूछते हैं किस जाति के हैं? आपकी गली में नाले की सफाई करना या आपके सेप्टिक टैंक की सफाई करना कोई व्यक्ति आता है, आप पूछते हैं क्या आपकी जाति क्या है? किसी रिक्शे पर बैठते हैं तो आप पूछते हैं क्या आपकी जाति क्या है? किसी नाई की दुकान में आप बाल बनवाने जाते हैं तो पूछते हैं क्या कि आपकी जाति क्या है? किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं क्या आपकी जाति क्या है? आप बिंदेश्वर दुबे जो सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान में चलाते हैं, उनकी जाति आज पूछते हैं आप? उनको क्या मानते हैं? जो जूता चप्पल की बहुत बड़ी कंपनी है उनको आप क्या मानते हैं? टाटा, बाटा। जो लोहे लक्कड़ और उद्योग धंधे का काम करने वाले व्यक्ति हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, इनको आप क्या मानते हैं? ये बड़ा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बड़ा उदाहरण जल्दी व्यक्ति को समझ में आता है और व्यक्ति आत्मसात करता है। बहुत सारे रिक्शे वाले मिलते हैं जो अपर कास्ट के हैं, बहुत सारे मोची मिलते हैं जो अपर कास्ट के हैं, बहुत सारे टीचर मिलते हैं जो जिनको आप कहते हैं कि ये दलित विमर्श के हिमायती हैं। मैं एक स्थान पर एक अपने मित्र जो सो कॉल्ड किसी जाति विशेष का लोग कहते हैं कि इस जाति के हैं, उन्हीं के जाति के एक पियून को, एक चपरासी को बुलाया और अपने बगल की कुर्सी पर मैंने बैठा लिया और बैठा के उस सज्जन को मैंने बुलाया कि हमारे पास चाय पीने आइए। जब वो आए तो आकर मुझे देखकर उन्हीं की जाति का वो चपरासी जो मेरे बगल में बैठा था, उसको देखकर वो लौटने लगे। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बताइए, अब चपरासी के साथ आप बैठे हैं, उसी के साथ मैं चाय पीऊंगा। मैंने कहा कि आप उसके साथ चाय नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? वो आदमी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें वही चमड़ा, हाड़, मांस और रक्त नहीं चल रहा है जो आपके और हमारे शरीर में चल रहा है। कहे लेकिन वो तो चपरासी है। हमने कहा ये भेद आपके मन में क्यों आया है? क्यों आया है? तो वो कहे कि इस नाते आया है कि उसका कार्य छोटा है, मेरा कार्य बड़ा है। हमने कहा कार्य छोटा और बड़ा कैसे होता है? तो कहे छोटा बड़ा नहीं है, बराबर ही कार्य मान लीजिए, लेकिन वह चपरासी, उसका एक अलग संवर्ग है, मेरा एक अलग संवर्ग है। हमने कहा यह भेद आप ही कर रहे हैं, कर्म के आधार पर भेद कर रहे हैं। यही कर्म के आधार पर भेद, जो जिस कर्म को कर रहा था अपने उस कर्म के आधार पर उसकी आने वाली जनरेशन ने उस कार्य को स्वीकार कर लिया और इस आधार पर उसकी जाति बन गई। जाति प्रायोजित उपक्रम और कार्यक्रम नहीं है भारत में, लेकिन इन लोगों ने देश को बांटने और खंडित करने का यह षड्यंत्र किया। यह तीसरा जाति आधारित व्यवस्था को एक्सपोज करना और लोगों को बताना नकारात्मक रूप में भारत को तोड़ने की एक तीसरी साजिश है। और उस जो सेकुलरिज्म है, इसमें पूंजीवाद को कहीं घुसाना नहीं चाहिए। जो सेकुलरिज्म है, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, वह प्रायोजक है, वह नीति और योजना बनाने वाला है। ये जो साम्यवाद, माओवाद, आतंकवाद, यह जो तंत्र है, यह उसको लागू करने वाला तंत्र है। ये उसको इंप्लीमेंटेशन के लेवल तक ले जाता है। चौथा कारण है जो भारत को तोड़ने और बांटने की साजिश की गई, वो ये की गई
कि जो भी भारतीय है, आर्य हो, द्रविड़ हो, जो भारत के लोग हैं, भारत में रहते हैं, भारत की रीति नीति, संस्कृत, वर्ष, परंपरा आदि से परिचित हैं, उन सब के मन में यह बताइए कि आपकी जिसके प्रति आदर और श्रद्धा है वो सब बकवास है, वो सब झूठ है। आपके देवी देवता झूठ है, आपकी संस्कृति झूठी है, आपके धर्म ग्रंथ झूठे हैं, आपके वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब झूठे हैं, ये काल्पनिक हैं, आधारहीन हैं। यानी जिसके प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था है उसको गलत साबित करिए, उसको खंडित करिए, उसको तोड़िए, उसको बांटिए, उसको हटाइए। और इसलिए एक साथ जो धर्मनिरपेक्षता के, यानी जिसको सेकुलरिज्म हम कहते हैं, और भारत में उसको धर्मनिरपेक्षता कह दिया गया गलत तरीके से, वे लोग प्रायोजक हैं, सुनियोजित रणनीतिकार हैं, भारत के विरोधी हैं, एक तरह से देशद्रोही हैं। वे यह षड्यंत्र कर रहे हैं, और षड्यंत्र नहीं करते तो आप ये समझिए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर होने का क्या कारण था, भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का हेडक्वार्टर होने का क्या कारण था। इसका कोई कारण नहीं बनता। इसलिए पश्चिमोत्तर भारत को लेकर भारत के लोगों को, आम जनमानस को सतर्क, सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा जो इस विद्रूपता को समझता है, जानता है। ऐसे नेतृत्व के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उस नेतृत्व के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय हमको, एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को, एक एक उस व्यक्ति को जो भारत में जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उस व्यक्ति को यह मातृभूमि या भारत और यह संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी। वो दोषी माना जाएगा, कलंकित माना जाएगा, कुंठित माना जाएगा और दूसरे के द्वारा फैलाए गए भ्रम में और साजिश में शामिल हुआ माना जाएगा। परसों ममता बनर्जी के बयान और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति को लेकर इसके दूसरे खंड में और विस्तार से और तह में हम आपको जाने की कोशिश करेंगे। और यह बात हम आम जनमानस, पढ़े लिखे समाज, जो वास्तव में नहीं भी पढ़ा लिखा समाज है लेकिन देश, समाज और व्यक्ति की चिंता करता है, महसूस करता है, उन सबसे निवेदन करने के उद्देश्य से यह बात मैं कह रहा हूं। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान के बहाने मैं पश्चिमोत्तर भारत की और ममता बनर्जी के बयान के बहाने मैं पूर्वोत्तर भारत की आपसे परसों चर्चा करूंगा। और यह बात समझिए आप कि जो बयान फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिया गया वह बयान आतंकवादी और देशद्रोही बयान है। उस बयान को धर्मनिरपेक्षता, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के पोषकों द्वारा दिलवाया हुआ वह बयान है। क्योंकि अगर दिलवाया हुआ बयान नहीं होता तो उसके तत्काल बाद अभिषेक मनु सिंघवी का सफाई देने का बयान नहीं आता, कांग्रेस के प्रवक्ता का सफाई देने वाला बयान नहीं आता कि उन्होंने बयान गलत दिया है और उससे हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। यह सफाई देने की आपको जरूरत क्या है? आप खंडित करिए, उसको निंदा करिए, भर्त्सना करिए और कहिए कि वो देशद्रोही है, क्योंकि वो देशद्रोही बयान है। अपने देश की जमीन की, मातृभूमि के अस्तित्व की कीमत पर आप दूसरे देश को सहयोग करने और सहयोग लेने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? अगर आपके द्वारा दिलवाया हुआ बयान नहीं है फारूक अब्दुल्ला का, तो आप कहिए कि फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं। आप इस आधार पर उनको नहीं अस्वीकार कर सकते कि वो हम देशद्रोही नहीं कहे। अगर देशद्रोही आप नहीं कहेंगे तो यह बात प्रमाणित होती है कि आपके द्वारा वो दिलवाया हुआ बयान है। इस आलोक में परसों पुनः और विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे। परसों मेरा विषय होगा शाम 9 बजे ममता बनर्जी का बयान और पूर्वोत्तर भारत। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।